पुल पर जॉइंट फैमिली का ससुराल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। एक एक करके सब लोग आरती ले लीजिए। अरे पंडित जी, इस बार माता रानी की कृपा से मेरा काम काफी अच्छा चला है, इसलिए मैंने माता रानी के लिए सोने के आभूषण बनवाए हैं। ये लीजिए आभूषण, इन्हें माता रानी को पहना दीजिए। परसों माता रानी का अभिषेक किया जाएगा, तो उस समय हम इन्हें ये पहना देंगे। आप ये यहाँ माता रानी के चरणों में रख दीजिए। मनमोहन गांव का पंडित था जो अपने जॉइंट फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मनमोहन के परिवार की पूरे गांव में बड़ी इज्जत थी। गांव का सेठ मनमोहन को माता रानी के लिए बनाए हुए सोने के जेवर देता है, जिन्हें मनमोहन माता रानी के चरणों में रख देता है, जिसका फायदा उठाकर रात में 2 चोर आते हैं और मंदिर से आभूषण चुरा लेते हैं। माता रानी के आभूषण चोरी होने की खबर पूरे गांव में फैल जाएगी अगर तलाशी करने पर हम पकड़े गए तो। अरे एक काम करते हैं, थोड़े से आभूषण ले जाकर उस पंडित के घर में रख देते हैं, बाकी के आभूषण हम कहीं छुपा देंगे, जिससे गांव वालों को लगेगा कि मंदिर के पंडित ने ही आभूषण की चोरी की है। दोनों चोर ऐसा ही करते हैं। अगले दिन जब माता रानी के आभूषण चोरी होने की खबर पूरे गांव में फैलती है, तो सभी गांव वाले मिलकर हर किसी के घर की तलाशी लेते हैं और तलाशी में पंडित के घर में ही माता रानी के थोड़े से आभूषण मिलते हैं। पंडित होकर मंदिर में चोरी करते हुए तुम्हें जरा भी लाज शर्म नहीं आई? अरे नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। मैं इतने सालों से इस मंदिर का पंडित हूँ। आप लोग मुझ पर जरा तो विश्वास करिए। हमारे ससुर जी ने चोरी नहीं की है, जरूर ये किसी और का काम है। अरे बहुत हो गया ऐसे पाखंडी और चोर परिवार, हमारे गांव में नहीं रह सकते, निकल जाओ हमारे गांव से। पूरे गांव वाले मिलकर मनमोहन और उसके परिवार को उनके ही घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार अपने थोड़े बहुत बचे हुए सामान के साथ इधर उधर भटकने लगता है। तुम लोगों को मेरे पर विश्वास है ना? मैंने सच में चोरी नहीं की है। हम लोगों को आप पर पूरा विश्वास है, आपने चोरी नहीं की है। पूरा परिवार अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करता है और रास्ता तय करते करते वो लोग एक बड़ी सी खाई पर बने पुल के पास पहुंच जाते हैं। यही पुल उन्हें दूसरे गांव में ले जाने वाला था, लेकिन वो सभी देखते हैं कि वो पुल बीच में से टूटा हुआ है। ये पुल तो बीच में से टूटा हुआ है, अब हम लोग दूसरे गांव में कैसे जाएंगे? उस गांव में जाने के लिए इस पुल के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ समय पहले जो भयंकर तूफान आया था ना, शायद उसी में ये पुल टूटा है। अब हम लोग कैसे यहाँ से निकले? सारा परिवार मायूस होकर उस पुल के पास बैठ जाता है कि तभी वो लोग देखते हैं कि उनके आसपास जितने भी बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हैं, उनसे छोटे छोटे पत्थर नीचे गिर रहे हैं। ये क्या? ये पत्थर कैसे गिर रहे हैं? भाभी, इन चट्टानों के उस पार चट्टानों को तोड़ने का काम किया जाता है, इसलिए ये छोटे छोटे पत्थर यहाँ गिर रहे हैं। हम तो इस जगह भी सुरक्षित नहीं है, अब क्या करें? पूरे परिवार के लिए वही बात थी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। सब लोग बार बार उन छोटे छोटे पत्थरों से बच रहे थे, लेकिन कब तक वो उन छोटे पत्थरों से बचते? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहाँ जाएं कि तभी पारुल की नजर सामने बने आधे टूटे हुए पुल पर जाती है, जहां चट्टानों से एक भी पत्थर नहीं गिर रहा था। हम सभी लोगों को जल्दी से उस पुल पर जाना होगा, वहां पर बिल्कुल भी ऐसे छोटे छोटे पत्थर नहीं गिर रहे हैं। पारुल बिल्कुल ठीक कह रही है, चलिए सब जल्दी करिए। पूरा परिवार जैसे ही उस पुल पर अपना कदम रखता है तो पुल हल्का हल्का हिलने लगता है। राम 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 राम। सभी लोग डरते डरते उस पुल पर जाते हैं। पूरी जॉइंट फैमिली के पास अब उस पुल पर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता और अब सब एक छोटा सा तंबू लगाकर उस पुल पर रहने लगते हैं। मैंने पता किया है, यहाँ पर जो चट्टान है उसे तोड़ने के लिए कुछ मजदूरों की कमी है, तो हम दोनों तीनों भाई चट्टानों को तोड़ने का काम करेंगे और जो भी पैसे मिलेंगे उससे घर का गुजारा चलाएंगे। जल्द से जल्द हमें उस पुल के ऊपर बनाए हुए घर से निकलना होगा। ज्यादा दिनों तक इस पुल पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तीनों भाई मिलकर चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं और जो भी उनसे पैसे मिलते हैं उनसे घर का गुजारा चलाते हैं।
क्या खाई के ऊपर बने पुल पर यह पूरा परिवार ज्यादा दिनों तक रह पाएगा? और अगर रह भी पाया तो इन्हें अब क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बड़ी जोरों की नींद आ रही है। कल रात को बार बार पुल हिलने की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाया। एक काम करता हूँ, थोड़ी झपकी मार लेता हूँ। मनमोहन अपना चश्मा उतार के नीचे रखता है और बिस्तर लगाकर सो जाता है। तभी मनमोहन का 6 साल का पोता राजू अपने दादाजी के चश्मे को लेता है और बाहर पुल के पास जाकर उससे खेलने लगता है। तभी ये गलती से राजू के हाथ से मनमोहन का चश्मा छूटकर नीचे खाई में गिर जाता है। अरे ये क्या, दादाजी का चश्मा तो नीचे गिर गया। अब मैं इसे वापस कैसे लाऊंगा? राजू ये बात अपनी माँ पारुल को बताता है, जिसे सुन पारुल राजू पर काफी गुस्सा करती है। कितनी बार मना किया है तुमसे, दादाजी की चीजों से मत खेला करो। तुम जानते तो हो कि हम लोग किसी जमीन पर नहीं बल्कि पुल पर रहते हैं। यहाँ से अगर कोई चीज गिरेगी तो उसे कैसे वापस लाएंगे? अरे इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? गलती तो हमारी इस किस्मत की है। पुल पर रहने की वजह से हल्की हल्की हवाओं से भी वो पुल काफी हिलता था, जिसके चलते पूरे परिवार को हमेशा यही डर रहता था कि कब वो खाई में गिर जाएंगे। ऐसे ही एक दिन तारा पुल पर बने हुए अपने तंबू वाले घर पर खाना बनाकर रखती है कि तभी एक बड़ी सी चील आती है और तारा के बनाए हुए खाने को खाकर झूठा कर देती है, जिसे देख तारा, एक तो वैसे ही यहाँ पर राशन की कमी है और ऊपर से इस चील ने कितना खाना बर्बाद कर दिया। आखिरकार कब तक हमें इस पुल पर बने हुए अपने ससुराल में गुजारा करना होगा? इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली के उस पुल पर बने हुए घर में बिल्कुल किसी चींटियों के झुंड की तरह एडजस्ट करते हुए रह रही थी। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, ये क्या हो गया? ले देकर एक सूट बचा था मेरे पास, वो भी हवा से उड़कर इस खाई में गिर गया। अब मैं ये सूट वापस कैसे लेकर आऊंगी? ये तो कुछ भी नहीं, परसों तो मेरी दोनों साड़ियां ही इस खाई में गिर गईं। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इस पुल पर रहना। कभी कभी तो लगता है कि सामानों के साथ साथ किसी दिन हम भी इस पुल से गिरकर मर ना जाएं। ऐसे ही समय गुजरता है, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। वहीं राजू पुल पर बैठकर अपनी बॉल से खेल रहा होता है कि तभी राजू की बॉल पुल पर आगे जाने लगती है। अरे अरे रुको, कहाँ जा रही हो? रुको, कहीं मेरी बॉल इस खाई में गिर ना जाए। राजू उससे बॉल को बचाने के चक्कर में खुद उस पुल से लटक जाता है। माँ, बाबा, बचाओ मुझे, मैं गिर रहा हूँ, बचाओ। माँ, बाबा, कहाँ हो आप? मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, कोई तो बचाओ। राजू की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता और सभी लोग भागे भागे बाहर आते हैं। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कहीं वो गिर ना जाए। संभालो अपने आप को, राजू को कुछ नहीं होगा। घर के सभी आदमी लोग मिलकर राजू का हाथ पकड़ते हैं और उसे ऊपर खींच लेते हैं। मेरे बच्चे, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तूने समय से पुल को पकड़ लिया। अगर तू नीचे गिर जाता तो मेरा क्या होता? पारुल बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिरकार कब तक हमें इस पुल के ऊपर बने हुए घर में रहना होगा? ऐसे तो एक दिन हम सभी लोग मर जाएंगे। पूरे परिवार के पास उस पुल पर रहने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। सभी लोग डर डर के उस पुल पर रह रहे थे और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और आज सरकार की तरफ से 2 आदमी उस पुल के पास आते हैं और पुल पर बने हुए घर और उसमें रह रहे लोगों को देख उनके पास जाते हैं। आप लोगों को ये जगह खाली करनी होगी। सरकार ने इस टूटे हुए पुल को बनाने का काम हम लोगों को दिया है। लेकिन अगर हम ये जगह खाली कर देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे पास और कोई दूसरी जगह नहीं है। जब तक दूसरा पुल नहीं बन जाता तब तक तो आप लोगों को कहीं और रहना होगा। हम कल से ही इस पुल को बनाने का काम शुरू करेंगे, इसलिए आप कल सुबह तक इस जगह को खाली कर दीजिएगा। पूरा परिवार मिलकर फिर से अपना बचा कुचा सामान लेता है और उन चट्टानों के पास रहने लगता है। लगभग 1 हफ्ते तक उस पुल का काम चलता रहता है। उस 1 हफ्ते में पूरा परिवार बड़ी मुश्किलों से छोटे छोटे पत्थरों से बचकर अपने दिन गुजारने लगता है। 1 हफ्ते बाद आखिरकार वो पूरा पुल बनकर तैयार हो जाता है। आखिरकार ये पुल बनकर तैयार हो ही गया माँ जी, पिताजी। अब हम लोग इस पुल को पार करके दूसरे गांव में जा सकते हैं और वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सभी लोग आखिरकार उस पुल को पार करते हैं और दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कई सारे रोजगार के काम मिलते हैं। अब परिवार के सभी सदस्य अलग अलग रोजगार के काम को जारी रखते हुए काफी सारे पैसे कमाते हैं और जल्दी किराए का घर छोड़कर सभी अपने लिए एक नया घर बनाते हैं, जिसमें पूरी जॉइंट फैमिली अब बिना किसी परेशानी की हंसी खुशी रहती है। पंकज, नितेश और बाकी 3 भाई सुबह सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकलते हैं। अरे कितनी ज्यादा ठंड है,
सच में भैया, आज तो बहुत ज्यादा ही ठंड है। आज अगर हम काम पर न जाए तो ही सही होगा। अरे नहीं नहीं, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे भी हर रोज हमें मजदूरी का काम मिलता भी नहीं है, और अगर कभी छुट्टी कर लें और उस दिन मिल जाए काम, नुकसान हमारा ही होगा ना, तो अपना नुकसान क्यों करवाएं? पांचों पति जा ही रही थी कि तभी उनकी पत्नियां उन्हें रोकती हैं। अरे आप हमारी ये शॉल ले लीजिए, बाहर इतनी ठंड है, अंदर तो इतनी ठंड भी नहीं लगती है। आप लोगों के लिए शॉल ठीक रहेगी। हाँ हाँ, ये ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तुम भी तो घर के काम से बाहर आती जाती रहती हो, तुम सबको भी ठंड लगती है ना। बस इस शॉल में तुम ठंड निकाल रही, और अगर तुम ये भी हमें दे दोगी तो तुम लोगों का क्या होगा? अरे हमें नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोलकर पांचों पति चले जाते हैं। अपने बेटों को ऐसे देखकर सरला अपनी पांचों बहू से कहती है, बेचारे इतनी ठंड में बाहर काम पर गए हैं। सच में इस ठंड की मार भी हम जैसे गरीबों पर ही पड़ती है। माँ जी कोई बात नहीं, आप ज्यादा परेशान मत होइए। चलिए हम काम करने लगते हैं। बाहर मैंने सरसों का साग लगाया हुआ है, आज हम सबके लिए सरसों का साग बनाएंगे। कम से कम उनको ये तो खाने को मिलेगा। पांचों बहुएं काम पर लग जाती हैं। शाम के समय छोटी बहू नीतू बाजरे का आटा लेकर आती है। ये देखिए, मैं बाजरे का आटा लेकर आई हूँ। हम सबके लिए बाजरे की रोटी बनाकर दाल में डाल देंगे, जिससे सबको गर्माहट मिलेगी। अरे हाँ हाँ, ये तो बहुत सही रहेगा, और साग भी तो है आज। पर ये बाजरे का आटा कहाँ से मिला? माँ जी, जब मैं लकड़ियाँ ला रही थी तो पड़ोस वाली जो आंटी है ना, उन्हें साग काटना नहीं आ रहा था, तो उनकी मदद की थी मैंने। तो उन्होंने उसके बदले मुझे ये बाजरे का आटा दिया है, और बाजरे की रोटियां बनाकर हम दाल में डाल देते हैं ना, तो ये भी बहुत अच्छी होती हैं, खाने में बढ़िया लगती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। इसी तरह पांच बहुएं जुगाड़ से सेहतमंद खाना बनाती हैं। रात के समय पांचों आ जाते हैं। अरे आज तो बहुत ठंड है। सच में अगर थोड़ी देर और बाहर रहता तो मैं जम चुका होता अब तक। हाँ भैया, सच में बहुत ज्यादा ठंड है। आज खाने में क्या बनाया है? आज तो सुधीर की तबीयत भी खराब हो गई। उसके गले में इतना दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम हो गया उसे। अरे मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठंड भी इतनी ज्यादा हो रही है ना, हर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। सुधीर जी, आप जल्दी से खाना खा लीजिए। मैं आपको गुड़ और भुने हुए लहसुन दे दूंगी, वो खाओगे ना तो आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। इसी तरह सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अरे मेरी तरफ तो कंबल है ही नहीं, मुझे ठंड लग रही है। भैया मेरी तबीयत भी खराब है, मेरी तरफ भी कंबल नहीं है, यहाँ तो रहने दीजिए ना। बेचारे कैसी ठंड से सिकुड़ रहे हैं, और हमारे पास कंबल तक नहीं है। सबको काफी ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे सब सो जाते हैं। अगली सुबह सुधीर की काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। सुधीर, आज तुम घर पर ही आराम कर लो। मुझे नहीं लगता कि तुम काम पर हमारे साथ जा भी सकते हो। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार भी हो रहा है। मैं नहीं जा पाऊंगा, आज घर में ही आराम करूंगा। अपने पति को ऐसे देखकर पांच पत्नियों को काफी बुरा लगता है। हमारे पति हमारे लिए ही तो सब कर रहे हैं, और हम उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकते हैं। कल सबको ठंड लग रही थी, क्योंकि हमारे कंबल भी फटे हुए थे, और 3 ही कंबल हैं जिनमें हम सबको सोना होता है। तो क्यों ना हम कंबलों को ही बदल दें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे कंबल को बदल लें, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम कंबल ले आए? अरे देखो, कंबल फटे हैं तो जहाँ कंबल फटे हैं उसमें दूसरा थोड़ा कपड़ा जोड़कर सी सकते हैं, ताकि फटे वाली जगह से हवा ना आए। और कंबल को बड़ा करने के लिए हम हमारी शॉल भी जोड़ देंगे। साथ ही हम जो बोरियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल करके नीचे बिछाने के लिए बड़ी सी दरी बना सकते हैं, ताकि नीचे से भी ठंड ना आए। हाँ, ये सही रहेगा, वरना तो ऐसे ही ठंड से सिकुड़ सिकुड़ कर सबका हाल बेहाल होता रहेगा। और बोरे भी आसानी से मिल जाएंगे। पड़ोस वाले घर में सब सब्जियों का काम करते हैं, तो वहां पर वो वाली बोरियां काफी सारी आती हैं। बस ये लग जाए, कम से कम हमारे पति आराम से तो सो सकेंगे। सच में इस बार बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि हमारे पतियों को इस ठंड में बाहर जाकर काम करना पड़ता है, पर कोई नहीं, हमारे हाथ में जितना है हम उतना तो कर ही सकते हैं। हमारे किसी भी जुगाड़ की वजह से अगर हमारे पतियों को चैन से नींद मिले, घर में माँ जी आराम से सो पाए, तो हमारे लिए इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं ना।
रात के समय सब लोग चैन से सोते हैं। ये देखकर सरला कहती है, सच में तुम 5 जुगाड़ू बहू ने तो ठंड आसान बना दी हम सब के लिए। अगले दिन पूजा के पैरों में सूजन होने लगती है। अरे पूजा दीदी, आपके तो पैरों में सूजन आ रही है और ये ठंडी की सूजन तो नहीं लग रही है। हाँ, ये तो काफी ज्यादा सूजन है। आप पेट से हो, आपको अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ना। हम लोग इतनी जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन दिन के समय भी तो हमारे घर में कितनी ठंड होती है। हमारी छत पर ओस पड़ती रहती है, जिस वजह से हमारे घर में ठंड ज्यादा होती है और हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं पूजा दीदी, अरे जो सूखी पत्तियां और घास होती है, हम उसको जोड़ जोड़ कर काफी मोटी परत बना देते हैं, जो हम अपनी छत पर रख देंगे, जिसकी वजह से हमारे घर में तो उसकी वजह से कम ठंड नहीं आएगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा, यही कर लेते हैं। वैसे भी पूजा दीदी पेट से हैं, उनके लिए तो हमें ज्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ेगी ना। अरे नीतू, मेरे को पकड़ा दो, मैं छत पर लगाती जाती हूँ। अरे रुक जाओ, अभी पूरा हो गया है, फिर एक साथ ही लगा देंगे। तुम 5 बहुएं सच में कितनी ज्यादा समझदार हो। तुम सब देख रही हो अपनी आंखों से कि हमें ठंड के जैसे कितनी मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों को ना पकड़कर तुम सारे अपना अपना जुगाड़ लगा रही हो, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा कारगर भी हो रहा है। माँ जी, जुगाड़ ना इंसान तभी लगाता है जब उसकी जरूरत हो या फिर वो ज्यादा ही आलसी हो। आलसी तो हम है नहीं, और जरूरत तो हमारी जुगाड़ से भी ज्यादा ही है। 5 बहुएं मिलकर छत पर सूखी घास और पत्तियों की काफी मोटी परत बनाकर डाल देती हैं। अरे, हमारे घर में कुछ अलग लग रहा है। हाँ, आज 5 बहुओं ने मिलकर छत पर सूखे पत्ते और घास की परत डाली है, जिसकी वजह से ठंड कम लग रही है। सब काफी खुश होते हैं। कुछ दिन बाद पायल और नीतू दोनों सब्जियां लेकर आ रही होती हैं। तभी नीतू को स्प्रिंग और लोहे की एक प्लेट दिखती है। अरे वो देखो, स्प्रिंग और लोहे की प्लेट। तो क्या हुआ, कूड़ादान है तो यहाँ पर ये कूड़े वाली चीज ही तो दिखेगी ना। कूड़ेदान में हीरा मिला है हमें। पहले स्प्रिंग और लोहे की प्लेट ले लेते हैं, मैं घर पर चलकर बताऊंगी। दोनों मिलकर लोहे की प्लेट और वो स्प्रिंग लेकर घर आ जाती हैं। अरे ये क्या है? पता नहीं क्या है दीदी, ये नीतू बोल रही थी कि हमारे लिए हीरा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अरे हीरा ही है, हम इससे हीटर बना सकते हैं। मैं साइंस में काफी अच्छी थी और मुझे हीटर बनाना भी आता है, और हीटर का सामान हमें आज कूड़ेदान से मिल गया, तो हुआ नहीं हमारे लिए हीरा। मतलब हम जुगाड़ से हीटर भी बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे बताऊंगी मैं वैसे वैसे करना, हम जल्दी ही हीटर भी बना देंगे। ये लो, बन गया हीटर, अभी चालू करती हूँ। नीतू जैसे ही हीटर चालू करती है, बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। यह क्या है बहू? ये माँ जी हीटर है, वो भी हमारे जुगाड़ से। अरे, ये तो सच में काफी गर्म हवा दे रहा है। सच में, अगर तुम 5 बहुएं ना होती तो आज भी हम पहले की तरह सर्दी में ठिठुरते रहते और खाने के लिए भी तड़पते रहते। जब से तुम शादी करके आई हो, तब से हमारी जिंदगी ही बदल गई। भगवान करे हर घर में तुम जैसी बहुएं हो, जो कि एक घर को भी स्वर्ग बना दे और उनकी परेशानियों को खत्म कर दे। खुश रहो बहू, तुम मुझे बहू के रूप में बेटियां मिली हैं। बहुएं नहीं, जुगाड़ू बहू माँ। जुगाड़ू बहुएं।